विद्या क्रांति एजुकेशनल समूह में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह काव्य शास्त्र की चौथी क्लास काव्य लक्षण में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम पिछली 3 क्लासों में काव्य प्रयोजन और काव्य हेतुओं पर विस्तृत चर्चा कर चुके थे, आज से हम काव्य लक्षण संस्कृत काव्य आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काव्य लक्षण। काव्य लक्षण, लक्षण का अर्थ है लक्षित विग्रहों, चिन्हों तथा तत्वों का उल्लेख। दूसरे शब्दों में काव्य के विशिष्ट तत्वों की ओर इंगित करना ही काव्य के विशिष्ट तत्वों की ओर इंगित कराना ही काव्य का लक्षण है। जो काव्य के विशिष्ट तत्व हैं उन्हें ही काव्य लक्षण कहा जाता है। काव्य लक्षण के संदर्भ में यद्यपि सर्वथा प्राचीन अभिमत आचार भामा माना जाता है, लेकिन इनके पूर्व भारत ने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत उसके लक्षण की समग्र परिस्थितियां निर्धारित कर दी है। आचार्य भारत लिखते हैं कि मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपथ सुख बोध्यम युक्तिम अनृत्योज्यम बहुरसकृत मार्गम संधि संधान युक्तम स्वभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेषकाणाम। जैसा कि भारत मुनि के बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत मुनि जो है भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के लिए जो आवश्यक तत्व थे उन्हीं की ओर संकेत करते हैं। तो मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपथ सुख बोध्यम नृत्योज्यम बहुरसकृत संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। प्रेक्षका नाम मतलब होता है दर्शक, प्रेक्षक। तो मृदु ललित गूढ़ शब्दार्थहीनम, मृदु ललित गूढ़ शब्दार्थहीनम का अर्थ जिसके पद कोमल, मृदु मतलब कोमल, मृदु ललित, ललित मतलब है सुंदर, तो जिसके पद कोमल और सुंदर हों। गूढ़ शब्दार्थहीनम, गूढ़ शब्दार्थहीनम अर्थात गूढ़ शब्दों से, गूढ़ शब्दों से रहित हो, शब्द और अर्थों से रहित हो। जनपथ सुख बोध्यम, जनपद को सुख बोध कराने वाले। युक्तिम तथा युक्तिम का अर्थ है तार्किक, युक्ति से युक्त। और नृत्य योज्यम अर्थात अभिनय योग। तो बहुरसकृत मार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम।
तो मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम, जिसके पद कोमल और सुंदर हो, जो गूढ़ शब्दों और अर्थों से रहित हो, जनपथ सुख बोध्यम, जनपथ सुख बोध्यम युक्ति अनित, जो आम जनता के लिए आसानी से समझने योग्य और सुख देने वाला हो, तथा जो तार्किकता तार्किक और नृत्य अभिनय के अनुकूल हो, बहुरसकृत मार्गम, बहुरस मतलब विविध रसों से, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, उत्साह रस, संधि संधान युक्तम, विभिन्न संधि, संधि से अर्थ यहाँ पे नाटक की संधियों से है। यहाँ लिखा है कि नाट की सभी संधियों से अच्छी तरह, संधान मतलब जुड़ा हुआ, युक्त। सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम, वह शुभ काव्य होता है दर्शकों के लिए नाटक, वह तो यहाँ पे हो जाएगा दर्शकों के लिए ऐसा काव्य नाटक ही शुभ होता है। तो एक बार फिर हम देखेंगे कि मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम, जनपद सुख बोध्यम नृत्य योज्यम, बहुरसकृत मार्गम संधि संधान युक्तम, सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, वह काव्य या वह नाटक दर्शकों के लिए शुभ होता है। कैसा? जो मृदु ललित हो, मृदु हो, ललित हो, पदों वाला हो, गुण शब्दार्थों से रहित हो, जनपद को, जन समूह को सुख देने वाला हो, अभिनय के अनुकूल हो, युक्तियों से युक्त हो, बहुरसकृत बहुत सारे रसों से युक्त हो, संधि विभिन्न प्रकार के संधियों से जुड़ा हुआ हो या युक्त हो, वह नाटक दर्शकों के लिए शुभ होता है। तो यह परिभाषा भरत मुनि की है। अब भरत मुनि का जो समय है, भरत मुनि का समय वो प्रथम शताब्दी माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। आगे हम भरत मुनि के बाद देखेंगे अग्नि पुराण। अग्नि पुराण काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें अग्नि पुराण की ही माननी चाहिए। अग्नि पुराण में काव्य की परिभाषा है संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्यम स्फुरद अलंकार रम गुणवद दोष वर्जितम। संक्षेपात वाक्यम, तो संक्षेप वाक्यम इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से मुक्त ऐसा काव्य जिसमें स्फुरद अलंकार, स्फुरद मतलब हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा, जो स्फुरद मतलब अलंकारों से युक्त हो, गुणवत गुण से युक्त और दोष जिसमें वर्जित हो, ऐसा काव्य कल्पना अग्नि पुराण में की गई है। कैसे काव्य की? तो इष्ट अर्थ हो, संक्षिप्त वाक्य हो, अलंकार हो, गुण हो और दोषों से वर्जित हो। तो यहाँ पे दोष नहीं होने चाहिए। अग्नि पुराण काल के बाद आचार्य भामा आते हैं। भामा का समय जो है 6वीं शताब्दी माना जाता है। आचार्य भामा का समय 6वीं शताब्दी है और इन्होंने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। उनका कथन है भामा का
कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सौहित्य ही काव्य है। शब्द और अर्थ का सौहित्य, सौहित्य का अर्थ होता है संयोग, तो शब्द और अर्थ का सौहित्य ही क्या है, काव्य है। शब्द और अर्थ का संयोग या सौहित्य ही काव्य। आचार्य भामा मानते हैं कि शब्द और अर्थ का सौहित्य, तो यहाँ पे क्या है, अतिव्याप्ति दोष है। शब्द और अर्थ का सौहित्य जो है काव्य, जब मतलब कि जहाँ पर शब्द और अर्थ होंगे वह काव्य हो जाए, तो यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष है। कई कई दोष भी पूछ लेता है, तो इससे हमको पता होना चाहिए कि इसमें अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष है। भामा के बाद दंडी आते हैं। आचार्य दंडी का समय जो है 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी दंडी का समय है। इन्होंने काव्यादर्श की रचना की है। आचार्य दंडी लिखते हैं कि शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात वह इस अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली, व्यवच्छिन्ना पदावली, व्यवच्छिन्न पदावली ही शरीर मात्र है। क्या, काव्य, व्यवच्छिन्न पदावली ही काव्य का शरीर मात्र है। तो अर्थात इस अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली ही काव्य का शरीर मात्र है। इसके बाद आचार्य वामन आ जाते हैं। वामन लिखते हैं कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। वामन का जो समय था वो 8वीं शताब्दी था, और इन्होंने काव्य अलंकार, वामन ने काव्य अलंकार की रचना की, और इनका समय जो था वो 8वीं शताब्दी था। लिखते हैं कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, काव्य जो है ग्राह्यम, अलंकारात से मतलब होता है अलंकार से, ग्राह्य, काव्य अलंकारों से ग्राह्य होता है। सौंदर्यम अलंकारा, सौंदर्य ही अलंकार है। सा अदोष गुणा अलंकारा, वह अदोष अर्थात दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त होता है। अच्छा, अर्थात उसमें दोष का परित्याग होता है और गुणों अलंकारों से युक्त होता है काव्य। आचार्य वामन के बाद जो आचार्य वामन की एक और परिभाषा हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आचार्य दुर्दत्त को देखेंगे। वामन लिखते हैं काव्य शब्दो अयम, काव्य शब्दो अयम गुणा अलंकार संस्कृत शब्दार्थ वर्तते, अर्थात काव्य शब्द गुण अलंकारों से युक्त संस्कृत शब्दार्थ योजना है। आचार्य वामन कहते हैं काव्य क्या है, काव्य शब्दोयम, यह शब्द और गुण और अलंकारों से युक्त, काव्य जो है गुण अलंकारों से युक्त शब्दार्थ योजना है। ठीक, तो यह आचार्य वामन की एक और परिभाषा है। इसके पहले जो परिभाषा में काव्यम ग्राह्यम अलंकाराद या सौंदर्यम अलंकाराद, आचार्य वामन के बाद आचार्य रुद्रट आ जाते हैं। रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। रुद्रट ने भी काव्य अलंकार की रचना की है। आचार्य रुद्रट लिखते हैं कि ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु का अर्थ यहाँ पे निश्चित होता है, शब्दार्थ मतलब शब्द और अर्थ, काव्यम काव्य, अच्छा निश्चित शब्द और अर्थ को प्रकट करने वाला
क्या है? काव्य है। निश्चित अर्थ प्रदान करने वाला शब्द क्या है? काव्य है। ननु शब्दार्थ काव्यम, तो आचार्य उद्धट क्या कहते हैं? ननु शब्दार्थो काव्यम। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि मतलब यही कथन जो आचार्यों ने दिया है, इन्हीं को परीक्षाओं में ज्यादातर पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमको इन कथनों को ही याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन से आचार्य ने कौन सा कथन कहा है। इसके बाद आचार्य आनंद वर्धन आते हैं। आनंद वर्धन का जो समय है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है, और इन्होंने ध्वन्यालोक, क्योंकि आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ध्वनि सिद्धांत के क्या थे? ये प्रवर्तक थे। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो ध्वन्यालोक था। ध्वन्यालोक ग्रंथ में आचार्य आनंद वर्धन काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं कि शब्दात् शरीरम तावत काव्यम, अर्थात शब्दार्थ रूपी शरीर को काव्य कहते हैं। शब्दार्थ शरीरम, तो शब्दार्थ रूपी शरीर को काव्य कहते हैं। ध्वनि आत्मा काव्य, काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। तो यहाँ पे दो हैं अलग अलग। एक कभी ये भी पूछ सकते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किस आचार्य के अनुसार काव्य लक्षण है, या किस आचार्य का कथन है। दूसरी है ध्वनि आत्मा काव्यम। कभी कई बार परीक्षा में ऐसे पूछता है कि काव्य को, काव्य की आत्मा जो ध्वनि है उसे किसने माना। तो जब यह पूछे तो हम आनंद वर्धन माने, क्योंकि आनंद वर्धन ही ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की 9वीं शताब्दी में रचना की थी। आनंद वर्धन आगे एक परिभाषा और देते हैं, सहृदय, सहृदय आह्लाद, सहृदय आह्लाद आदि शब्दार्थमय यत्त्वमेव काव्य लक्षण। सहृदय के हृदयों को आह्लादित, सहृदय हृदय आह्लाद, सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला। शब्दार्थ मयता ही एवं त्वमेव, शब्दार्थ मयता ही क्या है? काव्य है, काव्य का लक्षण है। तो आचार्य आनंदवर्धन यहाँ पे काव्य के दो तत्वों की ओर संकेत करते हैं। पहला तो सुहृदय के हृदय को आह्लादित करने वाला। शब्दार्थ महत्व से यहाँ है कि शब्दार्थ का विशिष्ट सौहित, तो शब्दार्थ महत्व यहाँ पे दो लक्षण, एक तो ये है, दूसरा ये है। तो एक दो, तो सहृदय के हृदयों को आह्लादित करने वाला और शब्दार्थ महत्व ही क्या है? काव्य का लक्षण है, ऐसा आनंदवर्धन ने माना। आनंदवर्धन के बाद आचार्य राजशेखर आ जाते हैं। राजशेखर का समय जो है वो 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी। और इन्होंने काव्य मीमांसा, राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की। काव्य मीमांसा में राजशेखर लिखते हैं, गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम, गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। अर्थात गुण और च मतलब होता है और, तो गुण और अलंकारों से युक्त वाक्यमेव, वाक्यम एव, वाक्य ही काव्य है। तो यहाँ हो जाएगा, अगर संधि करेंगे हम इसका, तो इसका हो जाएगा वाक्यम एव गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। तो गुण और अलंकारों से युक्त वाक्य ही काव्य है, राजशेखर की पहली काव्य लक्षण है। दूसरा काव्य लक्षण में कहते हैं शब्दार्थयो यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। अर्थात शब्द और अर्थ का सम्यक, यथावत मतलब यथावत
यथार्थ मतलब सम्यक, जैसी स्थिति वैसी, मतलब सद और अर्थ का यथावत या सम्यक स्वभाव ही साहित्य विद्या है। अर्थात जिस विद्या में शब्द और अर्थ का उचित और सुंदर समन्वय हो उसे साहित्य विद्या कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लगा लीजिए क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है। क्योंकि मैंने इन नोट्स को तैयार करने में कई सारी किताबों का सहारा लिया, जिसमें वाईपी योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जो अपने हिंदी विभाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष थे, उनकी किताब, और सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर भागीरथ मिश्र और रामचंद्र तिवारी जैसे बड़े विद्वानों की किताबों का सहारा लिया। तो उसमें जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा, मैंने उन सारी परिभाषाओं या सारे काव्य लक्षणों को इसमें रख दिया है। तो ये जो शब्दार्थ है अर्थावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या है, यह हमें मतलब हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। तो शब्द और अर्थ का सम्यक और सहभाव होना ही क्या है, साहित्य विद्या है। अर्थात जिस विद्या में शब्द और अर्थ का उचित और सुंदर समन्वय हो उसे साहित्य विद्या कहते हैं। तो राजशेखर का समय 10वीं शताब्दी है और राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की। गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम, गुण और अलंकारों से युक्त वाक्य ही काव्य, शब्दार्थ यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। अर्थात शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव ही साहित्य विद्या है। इसके बाद हम देखते हैं आचार्य कुंतक। कुंतक का समय भी 10वीं शताब्दी ही माना जाता है और इन्होंने वक्रोक्त जीवितम की रचना आचार्य कुंतक ने की है, जिससे जो चार उन्मेषों में बटा हुआ है। ये चार उन्मेषों में, वक्रोक्त जीवितम 4 उन्मेषों में बटी हुई रचना है। आचार्य कुंतक काव्य का लक्षण कहते हुए लिखते, शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित काव्यम तद्विधा आह्लाद कारणी। तो शब्द और अर्थ का सौहित अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त वक्र कवि, वक्र का मतलब होता है चमत्कार पूर्वक, वक्रोक्त अलंकार ही होता है। और वक्रोक्त सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक ही वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक माने। तो जब हम यहाँ पे देख लेंगे, ट्रिक भी बन सकता है कि वक्र जब यहाँ पे आए तो आप मारे वक्र आए तो जैसे वक्र आपको दिखे तो आचार्य कुंतक मार दीजिएगा, सही कर दीजिएगा। तो वक्र कवि व्यापार शालिनी चमत्कार पूर्ण व्यापार से युक्त बंधे व्यवस्थित सुव्यवस्थित बंधों में बंधा हुआ काव्य तद्विधा आह्लाद कारणी, जो आह्लादित करता। तो अब किसको आह्लादित करेगा, जो सहृदय होगा काव्य उसी को आह्लादित करेगा जो सहृदय होगा, ना कि हृदयहीन को। तो जो सहृदय को आनंदित करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। नीचे हम देख लेते हैं, ऐसे शब्द और अर्थ जो किसी कवि के चमत्कार पूर्ण व्यापार से युक्त हो और ऐसे सुव्यवस्थित काव्य में बंधे हों जो सहृदय को आनंदित करने वाले हों, उसी को काव्य कहते हैं। तो आचार्य कुंतक 10वीं शताब्दी में वक्रोक्त जीवितम में काव्य लक्षण इतने शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित काव्यम तद्विधा आह्लाद कारणी। आप याद रखिए कि जैसे ही वक्र आता है वैसे ही आप आचार्य कुंतक को मार दीजिए, क्योंकि सही करिएगा,
क्योंकि आचार्य कुंतक ही वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक थे और इन्होंने यहाँ पे वक्र शब्द का प्रयोग किया या वक्र शब्द आए, तो जैसे वक्र शब्द आए काव्य लक्षण में हमें आचार्य कुंतक सही कर देंगे। आचार्य कुंतक के बाद आचार्य भोजराज आते हैं। भोजराज का समय 11वीं शताब्दी है और इन्हें 11वीं शताब्दी है और इन्होंने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना की। आचार्य भोजराज काव्य का लक्षण देते हुए लिखते हैं, निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। यहाँ पे विसर्ग सॉरी अनुस्वार नहीं लगा था, यहाँ पे कीर्तिम होगा। ठीक, तो बताए इन्होंने कितने काव्य लक्षण बताए, निर्दोष गुणवत् का गुणवत् अलंकारों से अलंकृत अलंकार अलंकृतम रसान्वित रस से युक्त कीर्ति और प्रीति देने वाला। क्या है, कवि की जो रचना होती है वही काव्य है। तो जो काव्य दोषों से रहित गुणों से युक्त अलंकारों से युक्त हो और रसों से पूर्ण हो, ऐसे काव्य की रचने वाला कवि यश और आनंद की प्राप्ति करता है। तो कीर्ति और प्रीति ये दो। भोजराज ने जो है काव्य का हेतु कीर्ति और प्रीति को ही माना है, तो यहाँ पे हम कीर्ति और प्रीति को काव्य हेतु ही मान लेते हैं कि क्योंकि भोजराज के काव्य हेतु भी हैं कीर्ति और प्रीति। तो निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। अर्थात दोष रहित गुणों से युक्त काव्य ही जो अलंकारों से अलंकृत हो रसों से युक्त हो, कवि को उससे कीर्ति और प्रीति प्राप्त होती है। आचार्य भोजराज के बाद हम आचार्य क्षेमेंद्र को देखते हैं। क्षेमेंद्र की जो रचना है वह कवि कंठाभरण है और क्षेमेंद्र का जो समय है इनका भी समय 11वीं शताब्दी है। क्षेमेंद्र लिखते हैं, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्यम अलंकृति। काव्य के विशिष्ट शब्दार्थ जो साहित्य को अलंकृत करते हैं, विशिष्ट शब्दार्थ। तो यहाँ पे इन्होंने काव्य का लक्षण क्या होता है, विशिष्ट शब्दार्थ होता है क्षेमेंद्र ने, जो साहित्य को विशिष्ट शब्दार्थ अब क्या करेंगे, साहित्य को अलंकृत करेंगे। तो पहला विशिष्ट शब्दार्थ और दूसरा साहित्य को अलंकृत करेंगे, वही क्या है, काव्य कहलाते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के बाद आचार्य मम्मट आते हैं। मम्मट का समय भी 11वीं शताब्दी ही माना जाता है और इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा। आचार्य मम्मट काव्य लक्षण काव्य प्रकाश में देते ही लिखते हैं, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो यहाँ पे हो जाएगा तद्दोषौ, यहाँ पे हमें यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा, अरे हलंत नहीं लगा, सॉरी विसर्ग यार, हलंत नहीं लगा हुआ है। तो तद अदोषौ जो दोषों से रहित हो, शब्दार्थों से युक्त हो, गुणों से युक्त हो और कहीं कहीं अलंकार न होने पर भी क्या होता है, काव्य कहलाता है। अर्थात वे शब्द और अर्थ जो मिलकर काव्य में दोष रहित अदोष हो, गुणों से युक्त हो और कहीं कहीं स्पष्ट अलंकारों के बिना भी हो, तो वे काव्य कहलाते हैं। तो तद्दोषौ
यहाँ पे हलंत नहीं होगा, क्योंकि जैसे संधि करेंगे तब इसे हलंत होगा। तद अदोषौ, अभी आदोषो, आदोषो का यहाँ पे आ लगा हुआ है, तो आदोषो जैसे हम लिखते हैं तो इसका आ इसमें लग गया है, तो यहाँ हलंत हट गया। तो इससे तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात वे शब्दार्थों से युक्त, दोषों से रहित, सगुण अर्थात गुणों से युक्त और कहीं कहीं अलंकार न होने पर भी काव्य होते हैं, आचार्य मम्मट की परिभाषा में। यह परिभाषा जो आचार्य मम्मट ने दी है, इसमें 5 बिंदुओं पर आधारित है। शब्दार्थ, सगुण, सगुणा, अलंकृति, अनलंकृति, तदोषो शब्दार्थ। शब्द और अर्थ, यहाँ पे ये 2 बार हो गया सगुण, तो यहाँ पे शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थ। शब्द, शब्द से युक्त, अर्थ से युक्त। तो जो शब्द अर्थों से युक्त हो, इसको हम एक ही में रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 4 कर देते, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। 4 बिंदु जो है ध्यान देने योग्य है। शब्दार्थो सगुणा अनंगिति पुनः क्वाप। आचार्य जो मम्मट हैं, वो इस परिभाषा में बताते हैं कि अगर कहीं अलंकार नहीं है काव्य में, तो वह ऐसा नहीं काव्य नहीं हो, फिर भी वह काव्य होगा अगर वह शब्दार्थों से युक्त है, गुणों से युक्त है। आचार्य मम्मट दूसरी परिभाषा देते हैं कि लोकोत्तर वर्णन निपुण कर्म, निपुण कवि कर्म काव्यम। लोकोत्तर वर्णन में निपुण कवि का कर्म ही क्या है, काव्य है। यह दूसरी परिभाषा है कि लोकोत्तर वर्णन से निपुण कवि का कर्म क्या है, काव्य है। मम्मट के बाद आचार्य वाग्भट्ट आ जाते हैं। वाग्भट्ट ने वाग्भट्टा अलंकार की रचना की, और इनका समय जो है 12वीं शताब्दी माना जाता है। वाग्भट्ट लिखते हैं साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा अलंकार विभूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम पूर्वेत कीर्तय। अर्थात साधु शब्द का संदर्भ जो गुणों और अलंकारों से शोभित हो, विभूषित हो, गुणों और अलंकारों से विभूषित हो, जिसमें रीत स्फुट रीति हो और जो रसों से युक्त हो, काव्य है। यह पूर्वीत कीर्ति, यह कवि की कीर्ति वाला है, या कवि को यश देने वाला है। तो यहाँ नीचे हम देख लेते हैं साधु शब्दार्थ जो गुण एवं अलंकारों से सुशोभित है, जिसमें रीति एवं रस हो, काव्य हो, यह कवि को यश देने वाला होता है। आगे वाग्भट की एक और परिभाषा है कि शब्दार्थों निर्दोष सगुणों प्राय अलंकारों काव्यम। अर्थात दोष रहित, गुणों से युक्त और प्राय अलंकारों से सजे हुए अर्थों का योग ही काव्य है। तो दूसरी परिभाषा क्या होगा, शब्दार्थो निर्दोष सगुणों प्राय अलंकारो काव्यम। इसके बाद आते हैं हेमचंद। हेमचंद काव्य अनुशासन, क्योंकि हेमचंद का समय 12वीं शताब्दी है, और इन्होंने काव्य अनुशासन के अंतर्गत आदोषो सगुणो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम। आदोषो का अर्थ है दोष रहित, दोषहीन। सगुणों का अर्थ होता है गुण सहित, सालंकार अलंकार सहित, चक मतलब और, शब्दार्थ काव्यम तो दोष रहित, गुण सहित और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही क्या है, काव्य है। ऐसा हेमचंद ने काव्य अनुशासन में कहा है। हेमचंद का समय कितना है, हेमचंद का समय 12वीं शताब्दी है। हेमचंद के बाद जयदेव आते हैं। जयदेव
13वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इन्होंने चंद्रलोक नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें ये काव्य का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुण भूषणा सालंकार रसाने वित्तिर्वाक नाम हुआ। अर्थात पहला है निर्दोषा, निर्दोषा मतलब दोष रहित, लक्षणवती लक्षणों से युक्त, सरीति रीति सहित और गुणों से आभूषित। यहाँ पे रीति सहित और गुणों से आभूषित या विभूषित। सालंकार अलंकारों का सहित, रसानेक अनेक रसों से परिपूर्ण, वृत्ति वाक वित्तिर्वाक काव्य विभिन्न वृत्तियों से युक्त, नाम वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो नीचे आप देखे थे, दोष रहित लक्षण युक्त, रीति सहित गुणों से आभूषित, अलंकारों से युक्त, अनेक रसों और वृत्तियों से युक्त नाम वाक्य ही काव्य है। तो जयदेव कहते हैं कि निर्दोषा लक्षणवती सरितिर्गुण भूषणा सालंकार रसानेक वित्तिर्वाक काव्य नाम वाक। तो जयदेव का समय 13वीं शताब्दी है, याद इंपॉर्टेंट बिंदु, जयदेव समय 13, और इनकी जो रचना है चंद्रलोक, और इनका काव्य निर्दोषा लक्षणवती सरितिर्गुण। इसको हम याद रखें, इसको हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जयदेव का ही एक और लक्षण है कि अंगीकरोति या काव्यम शब्दार्थावलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुश्रम अलंकृति। अंगीकरोति यह मतलब जो काव्य शब्द और अर्थ को, शब्द और अर्थ अवनलंकृति मतलब अलंकार रहित, जो व्यक्ति अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, या मतलब जो व्यक्ति अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, वह असौ न मन्यते, वह न मान्यते, न मतलब नहीं मानता, तस्मात् अनुश्रम अलंकृति बिना गरने वाली अग्नि को अग्नि क्यों नहीं मानता, मतलब तस्मात् अनुश्रम अलंकृति, जो व्यक्ति अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, वह फिर बिना गरने वाली अग्नि को अग्नि क्यों नहीं मानता। तो इन्होंने मतलब इनका कहना ये है कि जो काव्य होगा उसमें मतलब सारे गुण होंगे, कि ऐसा नहीं कि उसमें अलंकार ना हो फिर भी वह काव्य, या उसमें रस ना हो तो फिर भी वह काव्य। क्योंकि उनकी जो पहली परिभाषा इसमें स्पष्ट इन्होंने संकेत किया कि निर्दोषा लक्षणवत, निर्दोष और लक्षणों से युक्त, विभिन्न रीतियों से युक्त, गुणों से आभूषित, अलंकार सहित, विभिन्न रसों से युक्त, वृत्तियों से युक्त नाम वाला वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो इसके बाद आचार्य समुद्रबंध आ जाते हैं। समुद्रबंध लिखते हैं, इह विशिष्ट शब्दार्थो काव्यम, यह विशिष्ट शब्दार्थी काव्य है। विशिष्ट शब्दार्थ अर्थात विशिष्ट शब्द अर्थों का संयोग ही क्या है, काव्य है। यही विशिष्ट शब्दार्थों काव्यम आचार्य समुद्रबंध का कथन है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की रचना की, और इनका जो समय माना जाता है वो 14वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखें। ये बहुत पूछा जाता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम,
इसका अर्थ है कि रस से परिपूर्ण रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो रस से परिपूर्ण वाक्य क्या है, काव्य है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम। आचार्य विश्वनाथ के बाद विद्याधर आ जाते हैं। विद्याधर भी 14वीं शताब्दी में हैं और इन्होंने एकावली की रचना की। ये लिखते हैं शब्दार्थ व पुरस शब्दार्थ व पुस्ताक काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ। अस वपु मतलब क्या होता है, शरीर होता है। शब्द और अर्थ इसके शरीर है। इसे शब्द और अर्थ से युक्त शरीर रूपी काव्य, शरीर रूपी काव्य, शरीर रूपी रचना जो है वह काव्य कहलाती है। शब्द अर्थों से, शब्द और अर्थ क्या है, उसके शरीर है, इसलिए शब्दार्थ व पुस्तक काव्यम। तो यह विद्याधर की परिभाषा है। काव्य लक्षण, सॉरी परिभाषा, काव्य लक्षण या विद्याधर जो एकावली की रचना करते हैं 14वीं शताब्दी में, काव्य लक्षण बताते हैं कि शब्दार्थ व पुरस्य व शब्दार्थ व पुस्तक काव्यम। शब्द और अर्थ उसके शरीर हैं, इसे शब्द और अर्थ से युक्त रचना को क्या कहते हैं, काव्य कहा जाता है। विद्याधर के बाद आचार्य विद्यानाथ आते हैं। विद्यानाथ का भी समय 14वीं शताब्दी ही है और इन्होंने प्रताप रुद्र यशोभूषण की रचना की। प्रताप रुद्र यशोभूषण में आचार्य विद्यानाथ लिखते हैं गुणा अलंकार सहितो, गुणा अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम। गुण और अलंकारों का सौहित, दोष वर्जित शब्दार्थ क्या है, काव्य। तो एक ये हो गया गुण अलंकारों सहित, दूसरा होगा दोष वर्जित, और तीसरा क्या है, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य काव्य। गुण अलंकारों से युक्त दोष वर्जित शब्दार्थ ही काव्य है। विद्यानाथ के बाद आ जाते हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की और ये काव्य का लक्षण देते हुए कह रहे हैं कि रमणीय अर्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। तो यह जगत कैसा है, रमणीय है। याद करने का इसका सूत्र है जगत रमणीय है। जगन्नाथ का काव्य लक्षण क्या है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय या सुंदर अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के बाद आते हैं आचार्य चंडीदास, जो कि इस क्लास के अंतिम संस्कृत आचार्य हैं। इसके बाद हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में हिंदी और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार जो काव्य के लक्षण हैं वो पढ़ेंगे। तो आचार्य चंडीदास की जो काव्य लक्षण है, काव्य प्रकाश दीप का इनका पहले तो रचना है। काव्य प्रकाश दीपिका में लिखते हैं कि आस्वाद जीवात पद संदर्भ काव्यम, आस्वाद जीवात पद संदर्भ काव्यम। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज काव्य लक्षण पर संस्कृत आचार्यों के मतों को देखा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई काव्य लक्षण की यह क्लास अच्छी लगी हो तो अपना
फीडबैक या अपना विचार कमेंट में जरूर दें, मैं प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद।